हेलो फ्रेंड, मैं सुनील कुमार आप सबको स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज मौर्य वंश का जो भाग 2 है उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। मौर्य वंश के बारे में मैं भाग 1 वीडियो बना चुका हूं जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज़रूर देख लीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में निश्चित तरीक़ा से कमेंट कीजिए। आइए हम चर्चा करते हैं मौर्य वंश। सबसे पहले मौर्य वंश की बात करते हैं तो आपको हम बता दिए थे, पहले ही वीडियो में बता दिए थे कि मौर्य वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। ये चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है 345 ईसा पूर्व में हुआ था। कितना ईसा पूर्व में हुआ था? 345 ईसा पूर्व में। देखिए 345 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन आपको हम बता दें कि इसके माता पिता के बारे में थोड़ा सा किदवंदिया है, पहले भी बता चुका हूँ मैं। तो फिर भी इनके माता का नाम मैंने सर्च किया तो मूड़ा है, मूड़िया जनजाति समुदाय क्या आता है, मूड़ा इनके माता का नाम है। परंतु जाति और धर्म के बारे में थोड़ा सा मतभेद है। और इसी को जो है क्या कहा है, मुद्रा राक्षस में विशाख दत्त ने मतलब निम्न वर्ग के श्रेणी में रखा है। इसको कहा कि ये निम्न जाति का है। परंतु दूसरे बुक में मैंने देखा तो मोड़िया जनजाति के अंतर्गत आते हैं, जनजाति समुदाय के। लेकिन मुद्रा राक्षस में जो है विशाख दत्त कहा कि नहीं, ये निम्न वर्ग में आते हैं, निम्न जाति के श्रेणी में आते हैं। चलिए, इसमें क्या था कि 345 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। उसके बाद 322 ईसा पूर्व में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के सहायता से घनानंद की हत्या करके वह है मौर्य वंश की स्थापना किया था। नंद वंश के जगह पर मौर्य वंश की स्थापना किया था। पिछले वीडियो में मैंने ये बात सब बता दिया था। तो यहाँ क्या है कि यहाँ जो है 322 ईसा पूर्व में जो है मौर्य वंश की स्थापना हुआ और ये गद्दी पर भी बैठा। उसी समय जब मौर्य वंश की स्थापना हुआ, गद्दी पर बैठा तब उसके बाद ये अपने जीवन में युद्ध किए थे। 305 ईसा पूर्व में जो है युद्ध हुआ था इनका सेल्यूकस निकेटर से। सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ था जो यूनान के थे। सेल्यूकस निकेटर से 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ और उसी युद्ध में क्या हुआ कि सेल्यूकस निकेटर हार गए और उनकी जो पुत्री थी हेलेना कहा जाता है या कार्नेलिया कहा जाता है, उनसे विवाह हुआ था इनका चंद्रगुप्त मौर्य का। क्या हुआ था कि हार गया था तो उसमें अपना शर्त के मुताबिक जो है रिश्ता बनाया। तो 305 ईसा पूर्व में युद्ध किया। युद्ध के दरमियान जो है सेल्यूकस निकेटर हार जाने पर जो है विवाह करवा दिया अपना पुत्री से। पुत्री का नाम था हेलेना या कार्नेलिया। देखिए ये युद्ध जो हुआ था, युद्ध के बारे में वर्णन करता है, इस युद्ध के बारे में जो वर्णन करता है एपियान्स नामक विद्वान है, वो जो है इतिहासकार है, वो इसके बारे में चर्चा करता है कि 305 ईसा पूर्व में जो है ना युद्ध हुआ था। किसने कहा था? तो एपियान्स नामक एक इतिहासकार है, वो कहता है। और देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सेंड्रोकोटस कहा जाता है। तो जस्टिन, इतिहासकार जस्टिन है, उसके अनुसार कहा जाता है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना सेंड्रोकोटस नाम से प्रचलित हैं। उसके बाद क्या हुआ था कि आपको बता दें कि जब 305 ईसा पूर्व में जो विवाह हुआ था कार्नेलिया से या हेलेना से, तो उसमें क्या हुआ था कि 500 हाथी मिला था इसको। 500 हाथी मिला था सेल्यूकस निकेटर के तरफ से, 500 हाथी मिला था। इसके बारे में जो चर्चा करता है वह है ल्यूटार्क जो है, ल्यूटार्क के अनुसार कहा जाता है कि ये 500 जो है हाथी मिला था। इसके अलावा 500 हाथी के अलावा उपहार के तौर पर आपको काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान 4 प्रांत जो है इनको मिला था। काबुल है, कंधार है, हेरात है एवं मकरान है, ये 4 प्रांत मिला था। इसके अलावा आपको बता दें कि इनके पुत्री के साथ एक आए थे राजदूत जो आए थे, उनका नाम था मेगास्थनीस और कौटिल्य। ये दोनों जो है ये मौर्य वंश के सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से या चाणक्य के अर्थशास्त्र से या विष्णुगुप्त के अर्थशास्त्र, मतलब चाणक्य का 3 नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ये है इसके अनुसार जो है इसके राजनीति व्यवस्था के, मौर्य वंश के राजनीति व्यवस्था के बारे में वर्णन मिलता है। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबार में राजदूत आए थे यूनान के, उसका नाम था मेगास्थनीज के द्वारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य के सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। तो देखिए कौटिल्य के द्वारा या चाणक्य के द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है या पुस्तक है उसका नाम है अर्थशास्त्र, और
मेगास्थनीज के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है उसका नाम है इंडिका। तो इंडिका से पूछेगा, इंडिका से किसके बारे में चर्चा मिलती है? तो इंडिका से वहाँ के सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था के भी बारे में जानकारी मिलती है, परंतु उसमें थोड़ा सा कम मिलता है, सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, और अर्थशास्त्र में वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। आपको बता दें कि उसमें बताया गया है, इंडिका मेगास्थनीज द्वारा बताया गया है इंडिका में कि कैसे वहाँ राजा आते थे, सोने के पालकी पर बैठ कर आते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है। खैर उतना विशेष चर्चा नहीं करना है। यहाँ देखिए, उसके बाद जो है इनका जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये जैन धर्म के स्वीकार किए थे। कौन से धर्म के स्वीकार किए थे? जैन धर्म के। और जैन धर्म के ये दिगंबर संप्रदाय के थे, भद्रवाहु से दीक्षा लिए थे। किससे लिए थे? भद्रवाहु से दीक्षा लिए थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो है धार्मिक गुरु कौन थे? तो धार्मिक गुरु जो है भद्रवाहु हो जाएगा। और राजनीतिक गुरु कौन थे? तो चाणक्य हो जाएगा। या अमात्य कौन थे? या प्रधानमंत्री कौन थे? तो हो जाएगा चाणक्य। ठीक, लेकिन धार्मिक गुरु पूछ दे तो जैन धर्म के जो है भद्रवाहु है, वो दिगंबर संप्रदाय के है, जैन धर्म के। चलिए, इनका शासनकाल 322 से 398 ईसा पूर्व रहा। उसके बाद आइए, इनके बाद जो आया उसका नाम है बिंदुसार का समय जो है 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक, और ये थे आजीवक संप्रदाय के। देखिए, ये जैन संप्रदाय के थे, ये आजीवक संप्रदाय के थे। और आजीवक संप्रदाय के जो है संस्थापक मखल्ली गोसाल है। कौन है? मखल्ली गोसाल है। उसके अलावा ये इसमें क्या है कि 298 ईसा पूर्व और 272 ईसा पूर्व तक इनका शासन रहा। इनको जो है क्या कहा जाता है? अमित्र घात कहा जाता है। इसका मतलब होता है शत्रु विनाशक, अर्थात शत्रु का विनाश करने वाला जो है किसको कहा गया है? बिंदुसार को कहा गया। शत्रु को विनाश करने वाला किसको कहा गया है? बिंदुसार को कहा गया है। उसके बाद वायु पुराण एक है, वायु पुराण, पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। तो वायु पुराण जो है, वायु पुराण में इसको भद्रसार या वारिसार कहा गया है। भद्रसार या क्या कहा गया है? वारिसार। उसके बाद आ जाए, जैन ग्रंथों में इसको सिंहसेन कहा गया है। जैन ग्रंथों में क्या कहा गया है? सिंहसेन कहा गया है। और तारनाथ जो है एक बौद्ध गुरु थे। तारनाथ जो है बौद्ध गुरु थे। उन्होंने इन्हें 16 राज्यों का विजेता कहा। तारनाथ बौद्ध संप्रदाय के थे। उन्होंने बिंदुसार को जो है क्या कहा था? कि 16 राज्यों को विजेता कहा था। उसके बाद जो है एथेनियस के अनुसार, एथेनियस एक इतिहासकार है, एथेनियस के अनुसार क्या कहा गया था? एथेनियस कहते हैं कि सीरिया के शासक के एंटियोकस प्रथम को इन्होंने मदिरा और सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की दरखास्त की थी। मतलब एथेनियस ने कहा था कि एथेनियस के अनुसार कि सीरिया नरेश जो है, सीरिया के राजा या शासक एंटियोकस प्रथम जो है, उनको इन्होंने मदिरा मतलब शराब के सेंस में लिया जाता है, मदिरा, सूखे अंजीर, खजूर को कहा जाता है, और एक दार्शनिक भेजने की दरखास्त के थे। और इनके समय में युद्ध हुआ था, 2 विद्रोह हुआ था तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ था। तक्षशिला उस समय सिंधु व झेलम नदी के किनारे है। तो उसमें क्या है, 2 विद्रोह हुआ था। तो पहले इन्होंने अपने पुत्र सुसीम और बाद में जो है इसको दबाने के लिए अशोक को भेजा था। किसको भेजा था? पहले सुसीम को भेजा था, बाद में किसको भेजा था? अशोक को भेजा था। उसके बाद आ जाइए 272 ईसा पूर्व में इनका खत्म होता है कार्यकाल। उसके बाद आता है सम्राट अशोक। सबसे प्रतापी इसी को माना जाता है और सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी से बनता है, सम्राट अशोक से। इनका 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व माना जाता है। तो देख लीजिए 72 में खत्म हुआ। 4 वर्ष तक लगभग जो है उत्तराधिकार के युद्ध में व्यस्त थे। उत्तराधिकार कहा जाता है ऐसा कि इन्होंने, सम्राट अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके तब अपने गद्दी को प्राप्त किया था। तो 269 ईसा पूर्व से लेकर और 272 ईसा पूर्व से लेकर 269 ईसा पूर्व तक ये युद्ध करता रहा है। और युद्ध करने के बाद 99 भाइयों की हत्या करके इन्होंने 269 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा। ठीक, और 232 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल रहा। किनका? सम्राट अशोक के। इनके माता के नाम सुभद्रांगी है और उपगुप्त इनका गुरु थे। ये बौद्ध अनुयायी थे। देखिए, ये बौद्ध था, ठीक, और ये आजीवक संप्रदाय के था। और ये चंद्रगुप्त कौन थे? जैन संप्रदाय। सबका अलग अलग संप्रदाय है, मतलब धर्म कहते हैं, जैन धर्म के, और ये आजीवक धर्म के, और ये बौद्ध धर्म के। अशोक काफ़ी महत्वपूर्ण है। अशोक
आइए, इनका जो है क्या होता है कि राज्य पूर्व, राज्य मतलब इनको राज्यारोहण से पूर्व जो है, राज्यारोहण से पूर्व ये अवंती का राज्यपाल थे। अवंती का क्या थे? राज्यपाल थे। उसके बाद आ जाइए, पुराणों में इनको अशोक वर्धन नाम से जाना जाता है। पुराणों में क्या जाना जाता है? अशोक वर्धन नाम से। देखिए, सम्राट अशोक को पुराणों में अशोक वर्धन कहा जाता है और बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा, बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार या वारिसार कहा जाता है और सम्राट अशोक को पुराणों में अशोक वर्धन कहा जाता है। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि देखिए 269 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा इन्होंने। उसके बाद क्या हुआ कि 8 वर्ष के बाद इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में एक ही युद्ध लड़ा था, 261 ईसा पूर्व में कलिंग के युद्ध। कलिंग के युद्ध लड़ा था, तब से जो है युद्ध नीति को छोड़कर धर्म नीति को अपनाने लगा। क्या हुआ? कलिंग के युद्ध में घनघोर जो है रक्तपात हुआ, अर्थात खून निकला। इनका वो खून देखकर इनका हृदय पिघल गया। तब से जो है क्या हुआ कि युद्ध नीति को छोड़कर धर्म नीति अपनाने लगा। हालांकि इन्होंने अपने शिलालेख में लिखा है कि ये लिखवा दिया कि ये मत समझना कि मैं जो है धर्म नीति अपना लिया हूँ तो युद्ध छोड़ दिया हूँ। अगर मेरे साम्राज्य को जो हड़पेगा या हड़पने की कोशिश करेगा उसके लिए मैं पुनः शस्त्र उठा सकता हूँ। ठीक, लेकिन फिर भी ये इन्होंने पूर्ण रूप से युद्ध नीति छोड़कर अपने राज्य का विस्तार करने के लिए धर्म नीति का अपनाने लगा। ये 261 ईसा पूर्व से ये कलिंग ओडिशा को कहा जाता है। कलिंग के आक्रमण पर, जो कलिंग पर चढ़ाई किया था, उसमें इतना रक्तपात हुआ कि इनका आत्मा जो है पिघल गया। चलिए, उसके बाद इन्होंने कुछ कार्य के स्तूप बनवाए। स्तूप जो है इन्होंने ये धर्म के नीति के आधार पर ही बौद्ध धर्म के स्तूप बनाए। 84,000 इन्होंने स्तूप बनाया था। और शिलालेख का प्रमाण सबसे प्रथम जो है अशोक के काल में ही मिलता है। शिलालेख का प्रमाण जो है सबसे पहले अशोक के समय में मिलता है। और कहा जाता है कि इन्होंने आजीवक संप्रदाय के थे। बौद्ध धर्म के बहुत संरक्षण दिए, परंतु आजीवक संप्रदाय के चर्चा 7वें शिलालेख में किया गया है। और इन्हें जो है बराबर की पहाड़ी में 4 अलग अलग कर्ज, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी प्रदान किया था। गुफा, ये 4 गुफाएं प्रदान किया था बराबर की पहाड़ियों में। ठीक, आजीवक संप्रदाय के। और आजीवक संप्रदाय के जो है उसको क्या कर सकते हैं, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखल्ली गोसाल को माना जाता है। उसके बाद शिलालेख जो है, इस शिलालेख जो है ये 4 लिपियों में लिखा जाता था। ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि। ये 4 लिपि थे शिलालेख में। शिलालेख किसको कहा जाता है पहले समझिए। शिल मतलब होता है पत्थर और लेख मतलब होता है लिखा हुआ। तो जो पत्थर पर लेख जो लिखा रहता है, पत्थर पर लिखा, पहले क्या होता था कि सम्राट अशोक ना पत्थर पर खुदवा के लिखवाए थे, तो वही शिलालेख कहा जाता है। ठीक, तो इसमें ब्राह्मी लिपि हुआ करता था, खरोष्टी लिपि हुआ करता था, ग्रीक लिपि, अरमाइक लिपि होता था। 4 लिपि। पूछेगा कि सम्राट अशोक के समय कितने लिपि होते थे? 4 लिपि थे। ब्राह्मी है, खरोष्टी है, ग्रीक है, अरमाइक लिपि है। तो देखिए, ब्राह्मी लिपि जो है संपूर्ण भारत में प्रचलित था। ब्राह्मी लिपि जो है संपूर्ण भारत में प्रचलित था। और खरोष्टी लिपि जो है उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में, ग्रीक और खरोष्टी उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में, एवं अरमाइक लिपि जो है अफगानिस्तान में था। अरमाइक लिपि जो है किस में था? अफगानिस्तान में था। और खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं लिखा जाता था। ध्यान रखिएगा, खरोष्टी लिपि कहाँ से? दाईं से बाईं लिखा जाता था। और ब्राह्मी लिपि जो है बाईं से दाईं लिखा जाता था। खरोष्टी लिपि, ये खरोष्टी लिपि है दाईं से बाईं, और इसी का उल्टा हो जाएगा ब्राह्मी लिपि बाईं से दाईं। चलिए, इनका अभिलेख जो है 3 प्रकार के अभिलेख थे। शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। शिलालेख जो पत्थर पर लिखा गया था, शिलालेख हो गया। स्तंभ जो स्तंभ बनाकर लिखा गया था, स्तंभलेख हो गया। गुहालेख जो गुफाओं में जाकर लिख दिया था, उसको हम गुफालेख, पहाड़ के अंदर जो गुफा होता है या गुहा होता है उसमें जाकर लिखा गया था, उसको गुहालेख कहा जाता था। ठीक, और शिलालेख पत्थर का। तो देखिए, शिलालेख का सबसे प्रथम प्रमाण तो इसी के समय मिलता है। तो शिलालेख का खोज हुआ था 1750 ईस्वी में। कब हुआ था? 1750 ईस्वी में। पाद्रेटी फेंतैलर तल ये इनका खोज किया था। और शिलालेख की संख्या 14 है। देखिए, खोज तो हो गया था 1750 में, परंतु पढ़ने में सफलता प्राप्त किए सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेम। ठीक,
उसके बाद क्या हुआ था कि ये शिलालेख की संख्या कितनी है 14 है। पूछता है शिलालेख की संख्या कितनी है 14 है, और स्तंभ लेख की संख्या कितनी है 7 है। और ये स्तंभ लेख जो है ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया, केवल ब्राह्मी लिपि में। और गुहा लेख की संख्या कितनी है 3 है। सबसे कम कौन सा लेख है तो गुहा लेख है, और सबसे ज़्यादा जो है शिलालेख है। पत्थर पर लिखा गया लेख जो है सबसे ज़्यादा है, और गुफाओं के अंदर सबसे कम है। और स्तंभ लेख, स्तंभ बहुत बड़ा बड़ा बना के उसमें लिखा गया है। स्तंभ लेख की संख्या 7 है, जो कि केवल ब्राह्मी लिपि में। तो पूछेगा कौन से अभिलेख जो है ये केवल ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, तो ये हो जाएगा स्तंभ लेख। और इसकी संख्या कितनी है 7 है। शिला लेख की संख्या कितनी है 14 है, और गुहा लेख की संख्या कितनी है 3 है। चलिए इसके बाद कोई उतना प्रतापी और प्रभावशाली शासक नहीं रहा मौर्य वंश के। मौर्य वंश का जो है शासन कुल मिला के 137 वर्ष तक लगभग चला था, 137 वर्ष तक चला था। अंतिम शासक इसका जो था बृहद्रथ था, जिसका इसी का सेनापति जो है पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करके 185 ईसा पूर्व में वहाँ पर मौर्य वंश के जगह पर शुंग वंश की स्थापना की थी। तो शुंग वंश की स्थापना किए थे कौन? पुष्यमित्र शुंग। किसके हत्या करके? बृहद्रथ के हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो अंतिम शासक पूछेगा कि मौर्य वंश के कौन है? बृहद्रथ। और प्रथम पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य, और सबसे प्रतापी पूछेगा, सबसे प्रभावशाली तो सम्राट अशोक। और पूछेगा कि किसने धर्म की नीति अपनाया था? तो धर्म की नीति सम्राट अशोक ने अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य किस संप्रदाय के अंतर्गत आते थे? किस धर्म को स्वीकार किए थे? जैन धर्म के भद्रबाहु से ये किए थे, दिगंबर संप्रदाय थे। बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय के थे। इसके संस्थापक जो है माना जाता है मखली गोसाल को। और सम्राट अशोक जो है ये उपगुप्त बौद्ध धर्म स्वीकार किए थे, उपगुप्त से दीक्षा लिए थे। ठीक, उसके अलावा ये इन सबसे ज़्यादा संरक्षण बौद्ध धर्म के और प्रचार प्रसार जो है सम्राट अशोक के समय ही माना जाता है। कहा जाता है कि सम्राट अशोक जो है श्रीलंका में अपने पुत्र और पुत्री दोनों को भेजे थे प्रचार करने। अशोक संघमित्रा और एक और था सुसीम और सम्राट अशोक जो है संघमित्रा और पुत्र के कुछ नाम था, ध्यान नहीं है। तो ये पुत्र और पुत्री दोनों को भेजे थे कहाँ पर? श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए। अलग अलग देशों में इनके शासनकाल में ही बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हुआ। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए।